हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस के 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 से लेकर के 30 तक। ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में 20 तक कंप्लीट हो चुका था। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर की। तो 21 क्वेश्चन नंबर है, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। What would be seen if a bar magnet with its north pole towards one face of the coil is? यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दिया गया है जहाँ पर एक कॉइल बनाया गया है और एक बार मैग्नेट को जिसका नॉर्थ पोल इस साइड रखा गया है, गैल्वेनोमीटर के साथ इसको अटैच करके आपको सिचुएशन दिया गया है। अब आपको बताना है कि अगर इस बार मैग्नेट को अंदर की साइड जल्दी से पुश करेंगे तो क्या होगा गैल्वेनोमीटर में। तो आपको बता दें कि जब भी कॉइल में अगर हम लोग किसी मैग्नेट को अंदर बाहर करते हैं या मूवमेंट करते हैं तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। अब इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है तो उसी के जब पैदा हो गया करंट तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में जब हम लोग बार मैग्नेट को अंदर की तरफ करेंगे तो एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि राइट साइड में डिफ्लेक्शन होगा, जिससे हम लोग को पता चलता है कि इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है। और अगर हम लोग बार मैग्नेट को रोक देंगे, मूवमेंट रोक देंगे, तो वो डिफ्लेक्शन वापस से जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मूव्ड क्विकली अवे फ्रॉम द कॉइल। अगर हम लोग कॉइल से वैसी मैग्नेट को पीछे की तरफ खींचेंगे तब क्या होगा। तो इस कंडीशन में भी मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट अगर होगा तो करंट जरूर इंड्यूस होगा। लेकिन पिछली कंडीशन में जब राइट साइड हो रहा था तो इस बार में आपको लेफ्ट साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर हम प्लेस नियर इट्स वन फेस, अगर हम बार मैग्नेट को सिर्फ उसके एक फेस के पास रख देंगे तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में मूवमेंट हो नहीं रहा है तो करंट नहीं इंड्यूस होगा। ठीक है, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो की तरफ दिखाएगा। नेम द फेनोमेना इन्वॉल्व। किस तरह का फेनोमेना है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेना है। ठीक है, अब बात करते हैं 22 क्वेश्चन नंबर की। यहाँ पर है, why does micelle formation takes place when soap is added to water with a micelle be formed in other solvents like ethanol also। तो आपको बताना मिसेल का फॉर्मेशन क्यों होता है। तो सोप में दो तरह के हाइड्रोकार्बन को रखा जाता है। एक जो चेन होता है, जो चेन्स होता है, उसका एक पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जिसका मतलब होता है वाटर फियरिंग। देखिए, फोबिक का मतलब जैसे फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। तो उसी तरह हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वाटर फियरिंग, वो पानी से डरता है, पानी से भागता है। दूसरा पार्ट होता है उसका वाटर लविंग, जिसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। तो हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है वो वाटर लविंग पार्ट होता है। तो दो पार्ट होने की वजह से वाटर में मिसेल का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, और when it is added to organic solvent like ethanol, because the hydrocarbon chains of the soap molecules are soluble in organic solvent like इथेनॉल। मिसेल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा कब, अगर हम लोग इथेनॉल में डालेंगे तब। क्यों, क्योंकि इथेनॉल में डालने के बाद ये उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, वो घुल जाएगा, तो हमको मिसेल का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन सॉल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप को बनाने समय हम लोग सॉल्ट का क्यों प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, सॉल्ट का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं टू सेपरेट आउट ऑल द सोप फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन में से हम लोग को सोप को बाहर निकालना है तो इसलिए हम लोग सॉल्ट को डालते हैं, ताकि वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर सके। सोप के सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करके वो हमको सॉल्युबिलिटी से वापस हमको सोप को निकाल देगा, तभी हम लोगों का गंदगी बाहर निकल सकता है। अब बात करते हैं, राइट एन इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर बनाने समय आपके कौन सा केमिकल रिएक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3COOH प्लस C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। ये कंडीशन रहेगा तो आपको CH3COO C2H5 प्लस H2O, अगर ये तब आपका ईस्टर बनेगा। ईस्टर का फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं 23 क्वेश्चन नंबर में, एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू ग्रुप 2 एंड अनदर एलिमेंट Y बिलोंग्स टू ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आपको बताना है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन X।
तो X में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो X जो है वो आपको ग्रुप 2 में है, ग्रुप 2 में यानी कि जो उसका आउटर मोस्ट सेल में होगा 2 होगा, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो भी आपका 2 हो गया। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Y। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका Y में कितना होगा, तो Y आपका ग्रुप 15 में है, तो कैसे निकालते हैं, 288, याद है फॉर्मूला 288 का फॉर्मूला। तो पहला सेल में 2 गया, दूसरा सेल में 8 गया, यानी टोटल 18 हो गया, 10 हो गया। 10 होने के बाद आपका बाकी बचा 5, तो 5 डाल दे रहे हैं इसमें, तो इसीलिए इसका हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। याद रखिएगा 288, यानी फर्स्ट वाला में 2 जाएगा, फिर जाएगा 8, उसके बाद जो बचेगा वो आपका नेक्स्ट वाला में चला जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ X एंड Y। X और Y का वैलेंसी क्या है, तो X का वैलेंसी आपका हो जाएगा 2 और Y का वैलेंसी 5। क्यों होगा, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 क्यों होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो जो लास्ट सेल में आपका 8 अटना था, लेकिन 8 तो आप गया नहीं, आप टोटल 5 डाले हैं, तो 5 डाले यानी आपके पास जगह कितना बचा है, 3 बचा है, इसीलिए हम लोग उसको 3 लिखेंगे। अब बात करते हैं वाई कुड नो फिक्स्ड पोजीशन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जब बनाया तो हाइड्रोजन को किस लिए एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं दे पाए, क्योंकि हाइड्रोजन हैज़ बीन प्लेस्ड इन अ ग्रुप 1 विथ अल्कली मेटल्स बिकॉज लाइक अदर अल्कली मेटल्स। देखिए अल्कली मेटल की तरह अगर हाइड्रोजन बिहेव कर रहा था, इसीलिए उसको ग्रुप 1 में डाल करके अल्कली में डाल दिए थे। साथ ही साथ हाइड्रोजन ऑल्सो कंबाइंस विथ हैलोजन्स टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फार्मूला। तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके भी हाइड्रोजन बना लेता था। अब बात करते हैं बट हाइड्रोजन ऑल्सो रिजेंबल्स हाइलोजन्स इन सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज लाइक फॉर्मिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन की तरह इसका प्रॉपर्टी भी थोड़ा बहुत मैच कर रहा था। दे ऑल्सो फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स लाइक हाइड्राइड and also formed covalent compound like non-metals. Thus, Mendeleev periodic table could not assign a correct position of hydrogen in periodic table. उसका जो कैरेक्टर था वो अलग अलग तरह से शो करता है, एक तो हाइड्रोजन की तरह भी और दूसरा अल्कली की तरह भी, तो वो कंफ्यूज हो रहे थे कि किस तरफ डालना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 24 में। एक्सप्लेन हाउ इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट पेरेंट इज इंश्योर्ड इन प्रेगनेंसी। तो हम लोग जब देखे हैं कि मेल और फीमेल का दोनों का पार्टिसिपेशन सेम होता है, एक नया बच्चा होता है, तो किस तरह से, तो होता क्या है कि हम लोगों के पास टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, जिसमें 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है जो ऑटोसोम्स कहला जा रहा है, यानी कि उसका रोल एकदम भी सेक्स डिटरमिनेशन में एकदम भी नहीं होता है। अब बात करते हैं एक पेयर जो आपके पास बचता है, तो एक पेयर जो आपके पास बचता है वही सेक्स डिटरमाइन करता है। तो जो गर्ल्स के पास होता है तो उसके पास जो पेयर होता है वो XX होता है, और वही जो बॉयज़ के पास होता है वो पेयर होता है X एंड Y। तो दोनों का सिमिलर कंट्रीब्यूशन है। जैसे अगर मेल के पास से X क्रोमोसोम आया और फीमेल के पास से X, तो दोनों X मिल करके क्या हुआ, लड़की। और उसी तरह से अगर मेल के साथ Y आया और यहाँ पर फिर यहाँ से तो X के अलावा कुछ हो नहीं सकता है, तो X और Y मिलने की वजह से क्या बन गया, लड़का। तो इस तरह से दोनों का फॉर्मेशन सेम होता है। ठीक है, द जाइगोट इन द प्रेगनेंसी रिसीव एन इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द पेरेंट्स आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्रेगनेंसी। मेल पेरेंट कंट्रीब्यूट से 22 ऑटोसोम्स एंड 1 XY क्रोमोसोम्स एंड फीमेल पेरेंट कंट्रीब्यूट्स 22 ऑटोसोम्स एंड 1 X क्रोमोसोम्स। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं द pH ऑफ अ सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ास इज 14। आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, लिस्ट इट्स 2 यूजेस। आपको बताना है कि जो हम लोग पकौड़ास बनाते हैं उसमें क्या ऐड करते हैं जिससे कि वो क्रिस्पी बनता है। तो उसमें हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। बाई का मतलब क्या होता है, H, याद रखिएगा बाई का मतलब H, उसी को हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखिए या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। उसको बनाने का फॉर्मूला क्या है, NaCl में H2O डालेंगे, CO2 डालेंगे प्लस NH3 डालेंगे, तो वो आपका NH4Cl प्लस NaHCO3 बन जाएगा। ठीक है, यूज़ क्या क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए है, एंटा एसिड की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन
Which species is likely to have comparatively better chances of survival, the one reproducing asexual or one reproducing sexual reproduction? गिव रीजन फॉर योर एंड टू जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें क्या बताना है आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल क्या होता है और दोनों में से किसका चांसेस ज़्यादा अच्छा होता है सर्वाइवल का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होता है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों अपोजिट सेक्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, और असेक्सुअल में क्या होता है केवल एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, टेक्स प्लेस, एंड वेयर इन असेक्सुअल नो गैमेट्स आर फॉर्म्स। एक में तो मेल फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन, इसमें एक ही पेरेंट का, दूसरा में गैमेट का फॉर्मेशन, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग organisms have better chances of survival because more variations are generated। जितना वेरिएशंस होगा तो उसमें सर्वाइवल का चांसेस भी ज़्यादा हो जाता है। अब बताना आपको, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम। आपको बताना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉज। ठीक है, अब बात करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे, ठीक है याद रखिएगा, एक ही प्लेन पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और साथ ही साथ नॉर्मल तीनों एक साथ रहेगा। ठीक है, एक ही प्लेन पे, एक ही पॉइंट पे। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ का, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। किसी भी मीडियम के बारे में अगर आपको जानना है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आई क्या है, इंसिडेंट रे, आर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम निकालना है तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इस तरह के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप बना भी सकते हैं इजीली। अब आते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय द पावर ऑफ अ लेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। अ स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -20 सेंटीमीटर, राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच द लेंसेज। आपको बताना सबसे पहले पावर ऑफ लेंस होता क्या है। तो पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज द रेज ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। देखिए, पावर ऑफ लेंस का मतलब वही होता है कि जो लाइट बाहर से आ रहा है उसको वो किस तरह से कन्वर्ज कर रहा है या फिर वो किस तरह से डाइवर्ज कर रहा है, उसका ताकत कितना, उसका एबिलिटी कितना है। ठीक है, इट इज़ द गिवन एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। अगर फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में रखेंगे तो वो पावर ऑफ लेंथ को आप लेंस को लिख सकते हैं 1 बाई पावर ऑफ लेंस। ठीक है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू पावर होता है। उसी तरह द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई पी। ठीक है, या फिर P इज इक्वल टू 1 बाई एफ, दोनों बिल्कुल सही होगा लेकिन मीटर में रहना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ इज डायोप्टर हो गया। ठीक है, अब आते हैं पावर ऑफ फर्स्ट लेंस क्या होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव में था, तो यहाँ पर आपको 100 क्यों लिए है कि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम लोग 100 लिए, तो 100 बाई F1 इज इक्वल टू 100 बाई 40 सेंटीमीटर प्लस 1.5 डी आ गया आपका आंसर। उसी तरह ये आपका जो नेचर क्या हो गया, कन्वर्जिंग हो गया और कन्वेक्स लेंस हो गया। सेकंड में आते हैं, पावर ऑफ सेकंड लेंस क्या हो गया, 100 बाई F2 यानी 100 बाई -20 किए तो -5 डायोप्टर आ गया। ये आपका डाइवर्जिंग लेंस हो गया या फिर कनकेव लेंस कह सकते हैं इसको। 29 में क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड्स। वायर का शेप किस शेप पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है सबसे पहले लेंथ पर। तो लेंथ पर किस तरह से डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर लेंथ बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो वो भी घटेगा। एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, 1 बाई एरिया, यानी कि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है, ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यानी अगर एरिया बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा। वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आपका अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी होगा। और
वो उसी तरह से जो ग्लास होता है उसमें आपका रजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। वायर अलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस गिव रीजन। इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में अलॉय को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसका रजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है और साथ ही साथ दे डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न इजीली। कितना भी टेम्परेचर दीजिए, एक हाई टेम्परेचर दीजिए तो भी वो जलेगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं 30 का। राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में आपको पार्ट्स का यूज़ बताना है। तो ओवरी क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस एग्स ओवम, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स ऑस्टेरोजोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। फिर आते हैं ओविडक्ट का काम क्या होता है? इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट कैरीज एग्स और फर्टिलाइज्ड ओवम टू द यूटेरस। यहीं पर आपका फर्टिलाइजेशन का एक साइट है, इसी से आपका जाता है ये ओविडक्ट के यहाँ पर यूटेरस की तरफ, ठीक है। अब आते हैं यूटेरस क्या होता है? इट इज़ द साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, इट प्रोटेक्ट्स एंड नॉरिशेस द एम्ब्रॉयो, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन में हमको लगता है कि आपको इस टॉपिक से 90% चांस है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्लासेंटा क्या होता है? इट इज़ अ डिस्क एम्बेडेड इन यूटेरिन वॉल विथ contains villi on the embryo side of the tissue and blood space on the mother side. Functions of placenta क्या होता है? It provides nourishment to embryo from mother's blood and also facilitates removal of waste from embryo to mother's blood. देखिए मदर से बच्चे को कनेक्ट करने के लिए आपका जो यूज़ होता है वो प्लासेंटा होता है। वो एक तरह से पाइप तरह की तरह दिखता है जो कि नाभि में, बच्चे की नाभि में वो जोड़ा हुआ रहता है और मदर के यूटेरस से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लासेंटा का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सचमुच में अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों इसका PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको चैनल में जो भी वीडियोस अवेलेबल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये वीडियो से बेनिफिट मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों की तैयारी और भी अच्छे से इस PDF से हो सकती है।